Hello everyone, welcome to our channel Learning Hub. And yesterday we learned about plasmolysis and imbibition. And our next topic is the long distance ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मीन्स अब तक हमने जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा था वो किसके लिए पॉसिबल था, वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल था। बट अगर हम एक लॉन्ग ट्री लंबे पेड़ के लिए पानी को अगर ट्रांसपोर्ट करना है रूट से लेकर लीव्स तक, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है जो कि आज हम अपना रीड करेंगे। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। At some earlier stages, you might have carried out an experiment where you had placed a twig bearing white flowers in a colored water। मतलब twig एक टहनी ली है छोटी सी जिसके white flowers है इन a colored water, उसको हमने क्या किया, colored water के अंदर डाल दिया। and had watched it turn color। उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या है, जो colored water था वो colored water अब white flowers के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। on examining the cut end of the twig after a few hours you had noted the reason through which the colored water moved। मीन्स जहाँ से हमने ट्विग को कट किया था, ठीक है, जहाँ से हमने ट्विग को कट किया था, अब हम नोटिस कर रहे हैं कुछ घंटे के बाद कि वहाँ से पानी जो है वो ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट एक्सपेरिमेंट वेरी इजीली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू द वेस्कुलर बंडल्स। मतलब जो पाथ है वाटर मूवमेंट्स का वो कहाँ से है, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम, मोर स्पेसिफिकली द जाइलम। याद रखनी है ये चीज़, जो जाइलम है वो किसके लिए होता है, वाटर के लिए। एंड जो फ्लोएम है, फ्लोएम इज़ फॉर मिनरल्स। मतलब वाटर से मिनरल्स भी, जाइलम से मिनरल्स भी जाते हैं, बट फ्लोएम मेनली होता है मिनरल्स एंड फूड के लिए, राइट। Now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substances up a plant। Means अब हम फर्दर इसकी स्टडी करेंगे क्या मैकेनिज्म है वाटर की मूवमेंट का। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाई डिफ्यूजन अलोन। वही चीज़ मैंने बताई आपको कि जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, ऑस्मोसिस पढ़ा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, वो क्या है, वो सिर्फ शॉर्ट प्लांट्स के लिए ही अवेलेबल है। मतलब जो हर्ब्स होती हैं, स्मॉल हर्ब्स होती हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स हैं, उनके लिए ही पॉसिबल है। बट अगर हम एक लॉन्ग ट्री के लिए देखेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो अलग है। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। इट कैन अकाउंट ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल। मीन्स अगर ये हाइट है जिसको सिर्फ 2.5 सेकेंड ही लगता है, उसके लिए पॉसिबल है। In a large and the complex organism, often substance have to move to long distance। मीन्स जो लार्ज और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सब्सटेंस को लॉन्ग डिस्टेंस मूव करना पड़ता है। समटाइम्स द साइट्स ऑफ प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। मतलब द साइट ऑफ प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन। प्रोडक्शन मतलब अब फूड कहाँ बन रहा है, लीफ पे बन रहा है। अब्जॉर्प्शन, पानी कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, रूट्स के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है। साइट ऑफ स्टोरेज, बट उनके स्टोर होने की मतलब बनने की, जहाँ पे फूड बन रहा है और जहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिक्स। मतलब ये सफिशिएंट नहीं है, जो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ के लिए। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी, जिसके लिए हमने एक स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय अ मास। जो वाटर है, मिनरल्स है या फूड है, वो एक मास और बल्क फ्लो सिस्टम। बल्क फ्लो मतलब होता है कि एक साथ सारा का सारा खाना या सारा का सारा पानी का मूवमेंट होना। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क or in mass from one point to another as a result of pressure difference between the 2 points। अब जहाँ पे खाना बना है और जहाँ पे खाना हमने भेजना है, उन दोनों साइड्स के बीच में जो प्रेशर होगा, द प्रेशर बिटवीन द पॉइंट ऑफ सिंथेसिस एंड द पॉइंट ऑफ स्टोरेज, दैट प्रेशर विल डिफाइन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। मतलब वो प्रेशर आपको बताएगा, वो जिस तरीके का वो प्रेशर होगा, वो प्रेशर हमें बताएगा कि कैसे मूवमेंट होती है। It is a characteristics of mass flow that substance whether in solution or in suspension। मतलब आपका सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन है ये सस्पेंशन में है, चाहे कुछ में भी हो, बट उसका क्या होगा, मास फ्लो होगा। आर स्वेप्ट अलोंग एट द सेम पेस। मतलब चाहे वो सॉल्यूशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, कोलाइडल फॉर्म में है या किसी और सस्पेंशन की फॉर्म में है, बट जब वो मूवमेंट करता है तो मास फ्लो, बल्क फ्लो में मूवमेंट करता है इन अ फ्लोइंग रिवर।
जैसे नदी बहती है वैसे ही हमारा जो वाटर है या जो मिनरल है वो भी ऐसे ही मूव करता है। दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की तरह नहीं है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन के अंदर क्या है, डिपेंड करते हैं उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। बट बल्क फ्लो में क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। इसमें जो रोल प्ले होता है वो है पॉजिटिव hydrostatic pressure gradient, for example in a garden hose, or a negative hydrostatic pressure gradient, for example suction through a straw। मतलब नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो होता है जिसमें हम पुल करते हैं और पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो होता है जिसमें हम पुश करते हैं। ये वाला क्या होगा, पुश होगा, मतलब हम धक्का देंगे। और नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अंदर क्या है, पुल है, हम अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, now move to the next phase, the bulk movement of substance through the conducting or the vascular tissue। मतलब जो बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंस का वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू, दैट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है कि जो बल्क मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू। वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। इन टिश्यूज के थ्रू जो मूवमेंट होगा बल्क में, दैट इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। आई होप ये जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स, डू यू रिमेंबर स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाटर। मीन्स अब हमने ये तो देख लिया है कि जो लॉन्ग प्लांट्स हैं उनके अंदर अब मूवमेंट अलग होती है, प्रोसेस अलग होता है, बट वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं वो हम इस पैराग्राफ के अंदर रीड करेंगे। We know that roots absorb most of the water that goes into the plants। मतलब जो वाटर है वो कहाँ से अब्जॉर्ब होता है, रूट्स से अब्जॉर्ब होता है। इसलिए हम पानी भी कहाँ डालते हैं, रूट्स के अंदर डालते हैं, डायरेक्टली लीव्स के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि लीव्स में तो क्या है, हमारा प्लांट का फूड सिंथेसाइज होता है, ना कि वहाँ से हमारा वाटर अब्जॉर्ब होता है। ऑब्वियसली दैट इज वाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल नॉट ऑन द लीव्स। मतलब हम सॉइल के ऊपर पानी अप्लाई करते हैं क्योंकि वहीं से रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स। मीन्स ये एक प्लांट है, ये लीव्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, रूट हेयर्स है। फाइन रूट हेयर्स होते हैं, बिल्कुल फाइन रूट हेयर्स। ओके, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, राइट। मतलब ये जो फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, ये क्या करते हैं, रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हो सके। Responsibility of absorption of water and minerals is more specifically the function of root hairs that are present in millions at the tip of the roots. Root hairs are thin slender extension of the root epidermal cells। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में यही ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो रूट हेयर्स है वो किसकी एक्सटेंशन होती है। सो रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल लेयर। मतलब जो एपिडर्मिस होती है उसकी एक्सटेंशन होते हैं रूट हेयर्स। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट यहाँ से भूलना नहीं है। ये बहुत बार आया जाता है नीट में भी, और जो ये एस्टेट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी आ जाता है कि रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ, रूट हेयर किसकी एक्सटेंशन है, एपिडर्मल सेल्स की। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। वाटर इज अब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द मिनरल सॉल्यूट। मतलब वाटर जो है अब्जॉर्ब हो रहा है, बट किसके साथ अब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल सॉल्यूट्स के साथ। मतलब यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट है, वाटर के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, वाटर प्लस मिनरल। अब अकेला वाटर नहीं जाता है, साथ में क्या है, मिनरल भी अब्सॉर्ब होते हैं प्योरली बाय डिफ्यूजन। वंस वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर, एक बार वाटर अब्सॉर्ब हो गया रूट हेयर के द्वारा, इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर्स बाय द टू डिस्टिंक्ट पाथवे। अब कौन कौन से पाथवे हैं, फर्स्ट वन इज द एपोप्लास्ट पाथवे एंड द सेकंड इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। दो टाइप के पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट, राइट।
Now we read about the apoplast path. The apoplast is a system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant. इसको मैं एक बार बना के दिखाती हूँ आपको. ये है दिस वन, इस टाइप से. ओके, ऐसा ही सेम आपकी जो बुक में है एनसीईआरटी में जो है वो बना हुआ है. एंड हियर इज द जाइलम. हियर इज द जाइलम. फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस, second is the cortex, second layer is cortex, third one is the endodermis, next is the pericycle. राइट. अब हमारे जो है वो दो पाथवे होते हैं. फर्स्ट इज द एपोप्लास्ट पाथवे, सेकंड इज द सिम्प्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे मीन्स जो हमारा वाटर है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, वो सिर्फ बाउंड्री पर ही रहेगा. मीन्स बाहर बाहर ही उसकी जो है वो मूवमेंट होगी. राइट. सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के बाहर बाहर जो है वो मूवमेंट करेगा. तो वो कौन सा है हमारा एपोप्लास्ट पाथवे. ये कौन सा होगा जो सेल के बाहर बाहर हो रहा है, एपोप्लास्ट पाथवे. बट एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, एपिडर्मिस को भी क्रॉस कर सकता है, कॉर्टेक्स को भी क्रॉस कर सकता है. बट देयर इज अ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होके, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसकी बनी होती है, स्पेरिन की. किसकी बनी हुई होती है, सुबेरिन की बनी हुई होती है. फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से अराइज हो जाता है कि वेयर आर द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कौन से सेल में प्रेजेंट होती हैं, तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं. अब जब वाटर बाहर से मूव कर रहा है एपोप्लास्ट पाथवे में, जब ये आउटर सेल से मूव कर रहा है, आउटर बॉडी से मूव कर रहा है, तो जब वो एंडोडर्मिस में पहुंचता है तो वो एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी हुई है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता. तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा, एंडोडर्मिस में अंदर एंटर कर जाता है. जब एंडोडर्मिस का सेल आता है तो वहां से वो अंदर एंटर कर जाता है, और अंदर एंटर करने के बाद वो पेरिसाइकिल के अंदर जाता है एंड डायरेक्ट इनटू द जाइलम. ओके, ये पहले मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि एपोप्लास्ट जो है वो आउटर बॉडी पर मूव करता है, इसलिए मैंने पूरे को हाईलाइटर से आपको डिनोट किया. बट एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वाटर जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो अब क्या करेगा, एंडोडर्मिस में पानी जो है वो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा. साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करने के बाद वाटर विल मूव इनटू द पेरिसाइकिल एंड देन इनटू द जाइलम. ये आपका कौन सा पाथवे है, एपोप्लास्ट पाथवे. अब बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल्स. ये एडजेसेंट सेल्स हैं. एडजेसेंट सेल्स मीन्स नेबरिंग सेल्स, जो आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं. 1 2 3 4 मतलब एक दूसरे के पास है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट सेल्स. दैट इज अ कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. यही मैंने बताया कि एपोप्लास्ट जो है वो एडजेसेंट सेल्स की तरफ मूव करेगा, कौन से पॉइंट पर नहीं जाएगा, एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. कहाँ पर प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में. The apoplastic movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and walls of the cell. कहाँ, इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब ये जो बाहर स्पेस प्रेजेंट है यहाँ से मूव करेगा, जो कि वॉल होती है, सेल की दीवार होती है जो सेल की. मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल. जो मूवमेंट होती है उसके अंदर सेल की क्रॉसिंग नहीं होती है. एंड दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट. किसके ऊपर डिपेंड करती है ये, ग्रेडियंट के ऊपर. दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेडियंट. द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर. ये कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है. किस लिए, क्योंकि जो सेल वॉल है उसके ऊपर भी जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी सबके लिए परमिएबल होती है, वो किसी को बैरियर प्रोवाइड नहीं करती है. तो ये भी एपोप्लास्ट पाथवे भी क्या है, ये किसी को बैरियर नहीं देता है. कोई भी आता है वाटर के साथ, मिनरल्स के साथ, ये सबको एलो कर देता है आने के लिए. And water movement is through a mass flow. As water evaporates into the intercellular spaces or the atmosphere, tension develop in the continuous stream of water in the apoplast.
Hence mass flow of water occurs due to the adhesive and the cohesive properties of water. Means ये जो movement हो रहा है, जो ये पानी चल रहा है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, कोहेसन एंड एडहेशन. कोहेसन एंड एडहेशन. कोहेसन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है. कोहेशन वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सी, या इन दोनों के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, कोहेसन फोर्स. एंड सेकंड इज द एडहेशन. एडहेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा है, कोहेशन है. और ये क्या है हमारा, जाइलम है, ठीक है. इन दोनों के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और जाइलम के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, एडहेशन. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्लास्टिक पाथवे कि जो आउटर लेयर पर, आउटर सेल वॉल पर मूव करता है, एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन एंडोडर्मिस. राइट. Next is the symplastic system. The symplastic system is the system of interconnected protoplast. किसका सिस्टम होता है, interconnected protoplast. Means यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट है, मतलब सेल के अंदर का जो सैप है वहां से मूवमेंट होगी इसकी. मतलब सिम, फोन के अंदर सिम डलता है, वैसे ही हम इसको याद रख सकते हैं कि सिम प्लास्ट है तो वो प्लांट के अंदर से जाएगा, मतलब प्लांट के जो सेल हैं सेल के अंदर से मूव करेगा. और जो बाहर से मूव करेगा वो एपोप्लास्ट, जो अंदर से जाएगा वो कौन सा होगा हमारा, सिम्प्लास्ट. इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, क्या टर्म यूज करेंगे हम इसमें, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट. नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. मींस इस यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होता है, ये जो लाइन होती है इधर, दिस वन, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा. व्हाट इज दिस, प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा. राइट. दो नेबरिंग सेल्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो क्या होता है हमारा, प्लाज्मोडेस्माटा. और सिम्प्लास्ट जो है वो प्रोटोप्लास्ट के थ्रू मूव करता है. मतलब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, जब ये साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, जब ये साइटोप्लाज्म मूव करता है तो इसके साथ साथ वाटर और मिनरल्स भी मूव करेंगे. और ये जो जंक्शन प्रेजेंट है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा. राइट. Next is that during symplastic movement, the water travels through the cell. This cytoplasm intercellular movement is through the plasmodesmata. Water has to enter the cell. अब water cell के अंदर enter हुआ, hence the movement is relatively slower. Means एपोप्लास्ट पाथवे में पानी ऊपर ऊपर जा रहा है. एपोप्लास्ट पाथवे में क्या है, पानी ऊपर ऊपर जा रहा है, उसको कोई बैरियर नहीं मिल रहा है, तो ये वाला सिस्टम क्या है हमारा, फास्ट है. ये वाला जो मास फ्लो है ये क्या है हमारा, फास्ट है. अब सिम्प्लास्ट में क्या है, पानी बॉडी के अंदर एंटर कर गया. अब यहाँ पे इसको बहुत सारे बैरियर मिलेंगे, बहुत भीड़ होती है, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी अट्रैक्शन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ मिल रहा है. तो ये वाला प्रोसेस क्या है हमारा, स्लो प्रोसेस है. राइट. मूवमेंट इज अगेन डाउन अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. वो क्या थी, अलोंग द कंसंट्रेशन डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट. और ये क्या है, अब ये डाउन हो जाती है. मूवमेंट इज अगेन down a potential gradient. Symplastic movement may be aided by the cytoplasmic streaming. ये क्या होगा, symplastic movement may be aided by cytoplasmic streaming. cytoplasmic streaming means जैसे साइटोप्लाज्म रन करता है, साइटोप्लाज्म मूव करता है, उसके साथ साथ वाटर भी जो है वो मूव करेगा. बट it is a slow process. You may have observed cytoplasmic streaming in cells of hydrilla leaf. The movement of chloroplast due to the streaming is easily visible. मतलब जब हम इसको माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं तो ये हमें इजीली विजिबल हो जाता है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के साथ साथ. Most of the water flow in the roots occurs via the apoplast since the cortical cells are the loosely packed and hence offer no resistance. मतलब जो cortical cells होते हैं वो loosely packed होते हैं, इसलिए उनको कोई resistance नहीं मिलता. बट जैसे ही inner boundary में enter करते हैं the endodermis, it is impervious to water. मतलब वो water के लिए permeable नहीं है. impervious means water के लिए permeable नहीं है, water को allow नहीं करती है जाने के लिए.
बिकॉज ऑफ द बैंड ऑफ सबराइज्ड मैट्रिक्स, बताया था ना मैंने, सबराइज्ड मैट्रिक्स सबरिन की बनी हुई होती है ये, कॉल्ड द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द लेयर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स उस लेयर को तोड़ नहीं सकते, पेनिट्रेट होता है उसको ब्रेक करना, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सो दे आर डायरेक्टेड टू द वॉल रीजन्स दैट आर नॉट सबराइज्ड इनटू द सेल प्रॉपर थ्रू द मेम्ब्रेन, इसलिए वो एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, वो अंदर एंटर हो जाते हैं, मतलब वॉल्स को छोड़ के अंदर एंटर हो जाते हैं। The water then moves through the symplast and again crosses the membrane to reach the cells of the xylem. The movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. This is the only way water and other solids can enter the vascular cylinders. Once inside the xylem, water is again free. जब एक बार xylem के अंदर आ जाता है तो water again से free हो जाता है to move between the cell as well as through them. In young roots, water enters directly into the xylem vessel or in trachea. जो young roots होती हैं वहाँ पे जो water है वो directly enter कर जाता है xylem vessels के अंदर. These are non-living conducts. मतलब जो xylem है वो क्या है, non-living conducts, और जो हमारा phloem होता है वो कौन सा होता है, living. तो non-living के अंदर क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे चलता है. द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इनटू द रूट वैस्कुलर सिस्टम इज समराइज्ड इन फिगर 11.7. यू कैन सी हेयर. ओके, दिस इज द एपोप्लास्टिक, मतलब ये सेल का स्ट्रक्चर है, रूट का स्ट्रक्चर है ये. दीज आर द जाइलम. ओके, अब अगर हम सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करते हैं तो सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग के थ्रू चलेगा, जो बॉडी के अंदर से होके जाएगा, प्रोटोप्लास्ट के अंदर होके जाएगा, मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करके चलेगा, राइट. बट अगर हम एपोप्लास्टिक पाथवे की बात करते हैं तो वो सिर्फ बाउंड्री से चलता है, जो वॉल्स होती हैं सेल की वो सिर्फ वहां से चलता है. ये यहाँ तक तो सेम गया है, बट अब यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा एंडोडर्मिस आ जाता है. एंडोडर्मिस में क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है. दिस इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप. अब वाटर मॉलिक्यूल्स कैस्पेरियन स्ट्रिप को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है तो ये क्या करेगा, अब ये वॉल को छोड़ के, मतलब एंडोडर्मिस की जो वॉल है उसको छोड़ के एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेगा, और मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करके बाद में कौन सा पाथ फॉलो करता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे टू एंटर इनटू द जाइलम. ओके, क्लियर. एक चीज जो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो जाइलम है वो हमारा नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग में हम मोस्टली एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, राइट. और जो फिलोएम है वो एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, उसके अंदर हम सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे, राइट. नेक्स्ट, some plants have additional structures associated with them that help. मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लांट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोराइजा. ये एक वैसे सिंगल एक एमसीक्यू भी बनता है यहाँ से कि माइक्रोराइजा किस किस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है. इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, राइट. और किसके बीच में सिम्बायोसिस होती है, फंगल एंड अ रूट सिस्टम के बीच में, ठीक है. जो फंगल पार्ट होता है वो क्या करता है, नेटवर्क बना लेता है अराउंड द रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल्स. द हाइफी हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया. जो हाइफी होती है फंगल की उसका एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जो कि मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करने में, वाटर्स को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है. फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू. मतलब एक रूट अकेली नहीं कर सकते, बट एक जो हाइफी बन जाती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में वाटर को अब्जॉर्व करने में हेल्प करती है. और उसके द फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स. और फंगस क्या प्रोवाइड करती है रूट्स को, द फंगस प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट्स. इन टर्न अब रूट्स क्या प्रोवाइड करती है, मतलब फंगस ने तो एक हाइफी बना के उसको लार्ज वॉल्यूम में वाटर और मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिया, बट उसके बदले में उसको क्या चाहिए, तभी तो सिम्बायोसिस होती है कि एक दूसरे की वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूंगा. ये क्या है, सिम्बायोसिस है. फंगस का तो काम हो गया, अब रूट उसको इन रिटर्न में क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड शुगर एंड द एन कंटेनिंग कंपाउंड्स. क्या प्रोवाइड करती है, शुगर और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है टू द माइक्रोराइजा. सम प्लांट्स हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द, मतलब किसी की ऑब्लिगेट एसोसिएशन होती है, मीन्स वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, मतलब पाइनस की जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे एंड स्टेब्लिश नहीं करेंगे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो, मतलब जब तक माइक्रोराइजा नहीं होगा वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा.
तो ये भी एक टर्म है यहाँ पे माइक्रोहाइजा। इसका सिंपल यही क्वेश्चन आता है कि माइक्रोहाइजा क्या है और किस किस के बीच में सिम्बायोसिस जो है वो शो करती है। एक ये क्वेश्चन होता है। सेकंड ये क्वेश्चन होता है कि जो फंगल है, जो फंगल पार्ट है उसको रिटर्न में रूट्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं। रूट्स प्रोवाइड करती है शुगर एंड कंटेनिंग कंपाउंड, और फंगस है वो क्या करती है, लार्ज वॉल्यूम में उसको हेल्प करती है वाटर को अब्जॉर्ब करने में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर pathway through which the plant absorb water, apoplastic and the symplastic, and third जो हमने रीड किया है वो है माइक्रोहाइजा। सो थैंक यू।